लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हो गया था, कंप्लीट हो गया क्या? पक्का? हाँ जी। चलो एक आध दो क्वेश्चन और करवाते हैं। मूल अनुपाती सूत्र का ये वो अनुपात वाला क्वेश्चन करवाया था क्या? करवाया था ना, उसी से मिलता जुलता लिखे भैया कि एक यौगिक में कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा नाइट्रोजन क्रमशः 9:1:3.5 के अनुपात में उपस्थित हैं। 3.5 के अनुपात में उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। लिखा लिखिए, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 54 है तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? देखिए भैया, कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अटेंशन देना पड़ेगा। इसके पहले जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था अनुपात वाला, तो उसमें हमने एक वर्ड बोला था कि समान भार में उपस्थित है। कराया था नहीं कराया था? एक आध क्वेश्चन क्या लिखा था? यही लिखा था ना कि वहां पे जो वजन है, जो वेट है, जो द्रव्यमान है, जो मास है, जो भी वहां पे तत्व उपस्थित हैं, वो सब के सब समान भार में उपस्थित हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि जो भी उनका भार रहता था W बटा उनका अणुभार कर देते थे, भार बटे अणुभार कर देते थे, भार बटे अणुभार कर देते थे, भार तो पट जाता था। यहाँ कहानी थोड़ा अजीब है। यहाँ क्या हो रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो भार का अनुपात है ना, वो अनुपात दे रखा है 9:1:3.5। बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन तो कोई नया तो नहीं है भैया आप में से? नहीं हो? कब? आज पहला दिन है। क्या नाम है? एक मिनट पहले गिन लेने दो। 3, 6, 9, 12, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। फिर तो नहीं हो। रोज दो तो बढ़ जाते हो, लेकिन ओवरऑल उतने ही रहते हो। कहा है बे तो लोगों का है 30, 31, 32 के ऊपर जा ही नहीं रहे हो। पिछले एक हफ्ता से मैं गिन रहा हूं और डेली आता हूं तो एक दो लोग नए रहते हो। जो आते हो कहां समा जाते हो बे? हाँ, बरमुडा ट्रायंगल बन गया है क्या? कुछ भी जानते हो ना? बरमुडा ट्रायंगल के बारे में पता है ना? नहीं पता है? नहीं पता है? हाँ पता है। कुछ भी जाता है वहीं समा जाता है। तो भैया यहाँ पे ये दिया हुआ है अनुपात किसका? भार का। देखिए हम इसका हल बता रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि ये जो आपका 9:1:3.5 है, भैया इसको ये मान के चलो वैसे जैसे पहले वाले केस में हम लोग करते थे। क्या करते थे? सर्वप्रथम किससे भाग देंगे भैया? बोलो। परमाणु, अणु भार नहीं, परमाणु भार से। यही होगा ना? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 होता है परमाणु भार। ये देखो हल करोगे भैया, दशमलव करो, 12 7 84, 90 बनेगा ना? तो 12 7 84 होगा, 7 बार जाएगा और 90 में से 84 गएंगे, 6 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये देखिए ये 1 हो जाएगा। यहाँ देखो कि आपका दशमलव कर दिया 35 हो गया भाई, 14 दूनी 28,
28 और 7 35, तो यानी 14 पंचे 70 हो जाएगा। ये देखो भैया, अब इसमें से सबसे कम वाली संख्या से फिर भाग देते थे, सरल अनुपात निकालते थे। तो इसका जो सरल अनुपात होगा, सरल अनुपात परमाणुओं का होगा, इसमें से जो सबसे कम संख्या होगी उसको सबसे भाग दे देंगे। ये देखो आप, ये सबसे कम संख्या क्या है आपका, यही है ना, 0.25 ही सबसे छोटी है। अब इसको जो भाग दे देंगे, 25 की 75 हो जाएगा जी, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 से करना 25 हो जाएगा। यानी मूलानुपाती सूत्र अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्या बनेगा, अब ये परमाणुओं की संख्या हो गई जी, मूलानुपाती सूत्र की अगर बात कर दे तो आप कहोगे कि सर कार्बन तो कितना है, 3 है, हाइड्रोजन 4 है और नाइट्रोजन 1 है, यानी ये तो मूलानुपाती सूत्र बन गया। नेक्स्ट देख लो, ये भी फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया था कि अणुभार बराबर 2 गुणे, पढ़ाया था क्या, पढ़ाया था ना, ये वाष्प घनत्व होता है, अगले पिछले क्लास में बताया था। तो देखो 2 है, वाष्प घनत्व कितना दिया है भैया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते रहो अपना, क्वेश्चन में लिखा हूं कि 54 है। तो आपको क्या निकल के आया कि सर यौगिक का जो अणुभार है वो तो है 108। अब फिर से पुराने वाले फंडे पे आ जाते हैं कि अणुभार बराबर n गुणे क्या भाई, वेरी गुड, मूलानुपाती भार, और अणुभार भैया हमारा है 108, ये हो गया n, मूलानुपाती भार यहां से निकाल लोगे, 12 तिहाई 36, कार्बन 3 है ना जी, और एक कार्बन का भार कितना होगा, परमाणु भार 1 होगा। बाहर मिलते तो बताते हाँ, 12 में 36 हो जाएगा, 36 और 4 40 हो जाएगा, और 40 और 14 54 हो जाएगा। ये देखो भैया 54 इसका आ गया, ये मूलानुपाती भार यहां से निकाला हूं, मैं निकाल नहीं रहा हूं। तो n की वैल्यू कितना आ गया जी, 2 आ गया। फिर से अगर आप बोलोगे कि सर अणुसूत्र बराबर होगा n गुणे मूलानुपाती सूत्र होगा, बताए जी, n की वैल्यू तो 2 हो गया, मूलानुपाती सूत्र ये देखिए C3H4 n है और C6 2 3 6, n की वैल्यू 2 ही आ रही है ना भैया, बोलो भाई, 2 चौको 8 और n की वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका बन गया अणुसूत्र। समझिए को अच्छे से, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर से सॉल्यूशन को देखिए। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते चला आया हूं कि आप लोग परमाणु भार परमाणु क्रमांक याद करें। फिर से हमको परमाणु भार परमाणु क्रमांक की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको परमाणु भार नहीं आता है तो आप अणु भार नहीं निकाल पाओगे, और आप अणु भार नहीं निकाल पाओगे और परमाणु क्रमांक भी नहीं याद है तो आप तुल्यांकी भार नहीं निकाल पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ याद किए हो, बोलो भाई याद है क्या, सब लोग नहीं बोल रहे, नहीं याद है, जिनको नहीं याद है उनके लिए पढ़ाई नहीं है ये वाली, मैं इनको तो क्या पढ़ा पाऊंगा, मैं तुल्यांकी भार की बात करते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे भैया इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, या इसी को मास भी बोल देंगे हम भैया। यहाँ पे बताया भी था कि परमाणु भार भी कभी कभी बोलते हैं और परमाणु द्रव्यमान भी कभी कभी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैस बहुत छोटे होते हैं, परमाणु अणु बहुत छोटे होते हैं, उनपे गुरुत्वाकर्षण क्या लगता है भैया, नगण्य होता है ना, इसलिए तो वहां गुरुत्वाकर्षण जब काम ही नहीं करता है तो परमाणु भार परमाणु क्रमांक, परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान दोनों सेम होते हैं। वैसे परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। देखो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बिना टाइम लॉस किए थोड़ा सा मैं कंपेयर करना चाहूंगा, तो आप लोगों को ये फार्मूला पता है कि सर मोल बराबर होता है भार इसमें बटे अणु भार होता है, ये आप पढ़ चुके हो पहले से, आपको आता है। अब आपको मैं एक और इसी से मिलता जुलता बता रहा हूं भैया,
जिसको बोलते हैं तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। कहीं पे भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहीं पे भी इस्तेमाल करूंगा ना तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा यस सर पता है हमको। जैसे मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है उसी तरह से सेम वैसे ही होता है तुल्यांकों की संख्या। और यहाँ पे भी आपको फार्मूला जैसे यहाँ पे है भार इसमें ग्राम में बटे यहाँ अणुभार है ना भैया, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या तुल्यांकी भार, याद रखिएगा। तो तुल्यांकी भार पढ़ने की जरूरत हमको इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो तुल्यांकी भार निकालना है। वे जब आप लोग पढ़ोगे नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हो, कई बार पढ़े हो 11 और तो सब पढ़े होंगे हो। तो यहाँ पे आप लोग लिखते हो फार्मूला भार बटे क्या तुल्यांकी भार गुणे आयतन, लेकिन किसमें लीटर में। यहाँ पे देखो आपका नॉर्मलता जब पढ़ोगे तो तभी आपको तुल्यांकी भार पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे जब पढ़ोगे ऐसे वाला निशान पढ़ा होगा आप लोग, ऐसे वाला या ऐसे पढ़े हो, देखा होगा मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता बोलते थे, याद आया। तो यहाँ पे भी जब हम इसका फार्मूला लिखते थे तो K गुणे 1000 बटे भैया सांद्रता, अगर मोलर चालकता रहता था तो यहाँ पे मोलरता आता है, और तुल्यांक चालकता होता है तो यहाँ पे नॉर्मलता आता है। पढ़ाएंगे, फिक्र मत करिए, इसे पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन 1-1.5 महीने 2 महीने बाद पढ़ाएंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, विद्युत रसायन पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये बात बताएं लैम्डा EQ बराबर तो होता है K गुणे 1000 बटे यहाँ पे होगा भैया नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मलता है तो नॉर्मलता में क्या आता है तुल्यांकी भार। तो हमारे लिए तुल्यांकी भार इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जैसे अगर हम आपके सामने बोले अणु भार तो आप तुरंत एकदम नॉर्मल हो ना उसके लिए, एकदम हाँ अणु भार पता एकदम नॉर्मल लगता है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। मैं बोलूँ कि बताइए H2SO4 का अणु भार क्या होगा तो आप एकदम रिलैक्स टाइप के हो गए, क्या निकाल लोगे। हाँ कि सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन 4 है, 64 होगा, जोड़ेंगे तो 98 आएगा, हो गया। एकदम नॉर्मल जैसा फील आता है ना कि हाँ अणु भार पर एकदम नॉर्मल लगता है। उसी तरह से आपको तुल्यांकी भार भी एकदम नॉर्मल लगना चाहिए, इतना आपको अच्छे से आना चाहिए तुल्यांकी भार कि जैसे अणु भार बोला तो आपको रिलैक्स टाइप लगा रे अणु भार ही तो पूछो ऐसा कोई बड़ी चीज है क्या, जिनको परमाणु भार पता है वो निकाल लेंगे अणु भार। उसी तरह से तुल्यांकी भार भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत नॉर्मल चीज होना चाहिए तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार टाइम लॉस के तुरंत आ जाते हैं कि शुरुआत करते हैं कैसे निकालते हैं। तो मेरा तुल्यांकी भार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको प्रदर्शित करते हो कैपिटल ई से, ठीक है। तुल्यांकी भार अगर हम लोग बात करें कैपिटल ई बराबर होता है, देखो भैया ध्यान दीजिएगा, अणुभार, अणुभार तो आपको पता ही है भाई, निकाल ही लोगे किसी भी मॉलिक्यूल का अगर परमाणु भार पता है तो अणुभार बटे या विस्थापित हाइड्रोजन आयन या OH आयन या इलेक्ट्रॉन, या एक वर्ड में कभी कभी देखोगे लिखा रहेगा क्या संयोजकता। आसान हो जाएगा, फिक्र ना करिए, बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, वो नॉर्मल सी चीज है, एकदम रिलैक्स रहिए ना, बहुत मजेदार चीज हो जाएगा आपके लिए। कि तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे विस्थापित हाइड्रोजन प्लस आयन या OH आयन या इलेक्ट्रॉन या तो संयोजकता। तो आपको इतना ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को मैं शॉर्टकट बताऊंगा किस पे टारगेट करिएगा, विस्थापित इलेक्ट्रॉनों पर, या कितने स्थानांतरित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये लिए या दिए जा रहे हैं, वही आपका जो भी आपका अणुभार रहेगा उसे भाग दे दीजिएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखो भैया, अगर एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ HCl, हम इसका अणुभार नहीं बताने आए हैं, नहीं तो आप अणुभार तो निकाल ही लोगे। बोलो भाई 35.5 होगा और एक 36.5 होगा ना, एक हम कल्पना कर लेने क्या है वो, आप निकालते रहिएगा भर पे।
और इसका अगर हम आपसे बोले कि बताइए इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, तो आप देखो अणुभार बोलो भाई बट्टे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन, बाकी भूल जाओ, हाइड्रोजन आयन OH आयन सब भूल जाओगे फिलहाल तौर पे, तो जैसे ही वो मॉलिक्यूल आप देखोगे ना, उस मॉलिक्यूल को अंतर मन में ही, लिखना नहीं है, लिख के नहीं करते हैं, मन में ही उसको आयनीकृत कर लीजिएगा, आयोनाइज कर लीजिएगा। देखो आयोनाइज कर लिया हमने, वे जब आयोनाइज किया उसको तोड़ लिया भाई, आयनों में विभक्त कर लिया, तो आयन में जब तोड़ लिया तो हमको वहां नजर आ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन बताइए भैया एक्सचेंज हुए होंगे, कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, बंद कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन हुए होंगे भैया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे परमाणु क्रमांक जिनको पता हो वो वैसे भी निकाल लेते हैं कि क्लोरीन का होता है 17, 2, 8 और 7, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्स्ट्रा पोल करने के लिए, और वो हाइड्रोजन से ले लेते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, 1 का। तो भैया ये देखो हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमारा तुल्यांकी भार जो है उसके अणुभार के बराबर है। क्लियर हो गया? अगला एग्जांपल देखिएगा कि अगर मान के चलिए हमने ले लिया H2SO4 और इसका हमने अणुभार मान लिया क्या है भैया, N2 है, और आपसे पूछूं बताइए इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, तो बोलोगे अणुभार बटे, बोलो बोलो, अरे यार तुम साइलेंट मत रहा करो भाई, माथा खराब कर देते हो। कितना होगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, 2 का, बोलता ही नहीं रही हो, हाँ 2 का होगा, नहीं पता है कैसे हो रहा है, मॉलिक्यूल को आयनीकृत कर लेते हो, बोलो भाई। आप लोगों को पता है चेहरे पे तेज भी नहीं दिखता है, तो मुर्दा टाइप का दिखते हो आप लोग, रियल बताओ कसम से, मतलब जो आ भी रहा है ना उसको भी बताने में आप लोगों को एकदम हिचकिचाहट होती है। वो आया हुआ है भिलाई से, पूछ लेना कैसा क्लास होता है, कैसा होता है वे, अच्छा क्या, मतलब ऐसे तो पढ़ाता हूँ ना, कुछ अलग पढ़ाता हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट देखते हो, पूरा मटकूट पढ़ते हैं, एकदम हल्ला कर देते हैं, तो क्या लगता है वो उनका अलग पेपर बन के आएगा क्या, कि वो भाई भिलाई में पढ़े हैं तो उनको अलग पेपर बनाइए, नीट वालों, बेचारे गरीब आदमी टाइप के हैं ये, बेचारे रायपुर में तो पढ़े हैं, इनको दूसरा पेपर बनाकर भेजो आसान वाला है। मुर्दा बनोगे तो बोले मुर्दे से लोग दूर भागते हैं, याद रखिएगा। अगर अपने आप को मरा हुआ समझ लिए मुर्दा हो तो अपने भी उस आप से पल्लू झाड़ेंगे और निकल लेंगे। अगर आपको लोगों को अपनाना है तो अपने अंदर तेज पैदा करो, अपने अंदर जोश पैदा करो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी का गला दबा के मरोड़ के पटक के मार डालूंगा, क्या भाई मारा हूं क्या आज तक किसी को, है आगे भी नहीं मारा हूं, पीछे भी नहीं मारा हूं, भाई पता कर लो किसी को नहीं मार रहा हूं, कि किसी को पटक के यहाँ बाहुबली टाइप का जा रहा हूँ ना, तो सनी देओल टाइप का 2.5 किलो का हाथ में है, 5 किलो का हाथ, ऐसा तो नहीं किया हो ना, तो काहे लिए तुम मुर्दा जैसे पड़े रहते हो, ऐसा लग रहा है मुझे, बोल बोल, हाँ ठीक है, कुछ अलग है, हाँ 10 बार धक्का मारो, ए बोल बोल कुछ बोल, ठीक है वैसे बोल दे, हो गया, फिर बैठ गए ऐसे मुर्दा टाइप। ऐसा थोड़ी चलेगा यार, ऐसा कब तक चलेगा, ज्यादा हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना हो, तो उसके बाद क्या करूंगा भाई, फिर उसके बाद सिर्फ ऐसे आऊंगा छापूंगा चला जाऊंगा, बर्बादी हो जाएगी। टीचर से अगर आपको पढ़ना है ना तो टीचर से निकालना पड़ता है। अगर मैंने ये पूछा फटाक से जवाब दिए तो हम क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल और करेंगे, आप नहीं बोलोगे तो ही हम रुक जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको और पढ़ना चाहिए था इसमें, और सर को और पढ़ाना भी था, लेकिन नहीं पढ़ाया, आपको नहीं रियलाइज होगा। इसलिए बोलने के कला पैदा करिए। यहाँ पे आंधा होगा दिखाई नहीं देगा क्या, हाँ आयनाइज करोगे तो 2H+ आयन सल्फेट 2- आयन, बोलो भाई जिनको आ रहा कम से कम वो बोलते रहो, बाकी भाड़ हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ होगा, ये इसी को गिन लिया करो, पहले वाले को, धनात्मक आवेश को गिन लिया करो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, 2 दिया होगा, 3/2 कर दिया हमने। और एग्जांपल ले सकते हैं कि H3PO4 ले ले, मान लीजिए इसका अणुभार हमने मान लिया M3 है, और इसका तुल्यांकी भार अगर आपसे बोला जाए तो M3 बटे कितना कर दे भैया,
3 कर दें, है 3 यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो भले आप जवाब दे दी लेकिन समझाने लगा ना, तो अगर जवाब दिया तो आप एक कदम आगे ही बढ़ेंगे, नहीं जवाब दो तो रुक जाऊंगा भैया, ऑटोमेटिक रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरे टाइप का टीचर हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं प्लान करके नहीं आता हूँ कि आप मैं आज जाऊंगा तो ये बताऊंगा इतना पढ़ा के फिर भाग जाऊंगा, नहीं, आप जवाब दो या ना जवाब दो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा टाइप का नहीं हूं मैं भैया। आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि आपको कितना चाहिए, आप किस टाइप का रिस्पॉन्स दोगे उस टाइप का मैं पढ़ाऊंगा आपको। कोई प्लानिंग नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, जो पढ़ लो वही कम है। इसको एनालाइज कर दिया हमने, 3H प्लस साइन हो जाएगा, देखो फॉस्फेट 3 माइनस साइन हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को, तो हमने यहाँ पे 3 से क्या किया, भाग दे दिया। और देख लो भैया, अगर मान के चलिए Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, इसका मान के चलिए अणुभार हमको नहीं पता, निकाल लीजिएगा अणुभार, तो क्या लिखे भैया, M4 बटा क्या कर दे, कितना कर दे, 2 कर दे। वेरी गुड, ये हमको तुल्यांकी भार निकालने का थोड़ा सा सिंपल तरीका हमने बताया आपको, इतना नोट करिए तो फिर और आगे बताते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए मैं और भी एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि ऑक्सीजन है, जैसे इसका बताइए कि तुल्यांकी भार क्या होगा। भैया आप उस यौगिक को देखिएगा कि यौगिक किस रूप में है, हमने वहां पे अणुभार बटे लिखा था ना, तो अणुभार भी हो सकता है, कभी कभी परमाणु भार भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कई यौगिक ऐसे होते हैं जो परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया है, आयरन हो गया है, जिंक हो गया है, उधर आप सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो अपने एक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान हो गया, है ना, एक परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। तो आपने जैसे ही ऑक्सीजन लिखा, तुल्यांकी भार की गणना करने की बात किया, तो ये किस रूप में है, परमाणु की अणु के रूप में है, तो क्या लिखे, तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखूं भाई, अणुभार बताओगे क्या लिखूं, कितना, 32 लिखूं। अब बट्टे, दिमाग यही तो रुकिए, अब दिमाग लगाइए आप कि ऑक्सीजन O2 में कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी यौगिक नहीं है अलग अलग, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है, 2। चलिए ठीक है, लेकिन एक गलती कर रहे हो कि अगर एक ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसका विन्यास लिखोगे तो 2 और 6 होगा, इसको भैया 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो एक परमाणु को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2 नेगेटिव में जाने के लिए, कितना भैया, और यहाँ कितने हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, 4 का होगा, यानी तुल्यांकी भार क्या बना, 8 हुआ। आया समझ में। इसी तरह से अगर आपसे बोल दो कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार बताइए क्या होगा, तो इसका परमाणु भार बताइए कितना होगा, क्योंकि परमाणु के रूप में है, कितना होगा, देख लो भाई, अभी कुछ नहीं किया जा सकता है, परमाणु भार ही नहीं पता है, बताओ, हाँ तो बोलो भैया, क्लास में हावी हो जाओ, 4-5 लोग क्लास को पूरा संभाल लेते हैं, याद रखिए, पूरा क्लास जब बेकार होने लगता है तो 4-5 लोग क्या होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो क्लास पे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने का मतलब ये है कि अगर उनको आ रहा है ना, फटाक से वो बोल देंगे सर ये होगा, तो बाकी जो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं ना, वो गर्त में चले गए, उनसे हमको कोई मतलब भी नहीं रह जाता है, फिर उनको नहीं उठा पाते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिनको आ रहा है वो साइलेंट बैठे हैं, तो इससे क्या होगा मुझे पता है, जो थोड़ा बहुत अच्छा भी होगे ना, बर्बाद हो जाओगे। क्यों, क्योंकि हम नहीं मान के चलेंगे गधे हो तो उस लेवल में पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर नॉलेज है अगर आपको, तो हावी हुई है, क्लास को कब्जा करिए, क्योंकि 15 दिन का वक्त हो गया है, अब क्लास में कब्जा होना शुरू होना चाहिए, फटाफट जोर जोर से बोल के हमको पूछने का मौका ही ना लगे। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, बटा कितना कर दूं, 3 कर दूं। वेरी गुड, क्योंकि समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है 13, तो विन्यास लिखेंगे 2, 8 और 3, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। यहाँ पे देखो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अगर इसी तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्लोरीन, एक सिंगल क्लोरीन परमाणु है,
बताइए इसका तुल्यमती भार क्या होगा, तो बोलो 0.5/1 हो जाएगा, यानी कि इसका तुल्यमती भार 35.5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? तो बढ़िया से पकड़ लेना पॉइंट को। और भी ले सकते हो, अगर आप मान के चलिए जैसे सिल्वर है या कुछ भी है, जैसे सिल्वर ले लीजिए, अगर है Ag है तो Ag का तुल्यमती भार बोला जाए, बताइए वे सिल्वर का परमाणु भार एक बार बताया था, वेरी गुड, 108 बटे कितना कर दूं, 47, 1 करूंगा, 47 क्यों करूंगा, 1 करूंगा, है ना? क्यों 1 करूंगा, क्योंकि कॉपर का ही तो भाई है ये, कॉपर वाले में कॉपर की संयोजकता 1 होती है, तो सिल्वर का भी 1 होती है और गोल्ड का भी 1 होता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा कॉपर के केस में 1 और 2 हो सकती है, जो वक्त आएगा तो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 1 याद रखोगे। तो इसका तुल्यमती भार कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नोट करिए इसको भी। तो जरूरी नहीं कि आपका यौगिक रहे, परमाणु रहे, अणु रहे या यौगिक रहे, आप सिर्फ टारगेट करोगे इलेक्ट्रॉन को। किताब में देखोगे या कहीं पे वीडियो देखोगे, उसमें खूब भैया लंबा लंबा लेक्चर देकर आपको तो पगलवा देंगे, आपको लगेगा अरे यार ये नया रूल है, अरे ये नया रूल, रूल बता के ना कई रूल बता देंगे। नहीं करना है, रूल के चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को। थोड़ी थोड़ी चीजों को, क्योंकि आपको क्वेश्चन करवाने हैं, तो क्वेश्चन को करवाने के लिए उसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है, तो लोग अक्सर क्या होता है, डर जाते हैं, अरे यार ये तो नहीं आता है, क्वेश्चन आ रहा है लेकिन वो टर्मिनोलॉजी, वो भाषा नहीं समझ में आती है। तो भैया देखिए, थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि एक क्षारकीय अम्ल, ऐसे लिखा रहेगा, कभी कभी लिखा रहेगा कि द्वितीय क्षारकीय अम्ल, कभी कभी त्रिक्षारकीय अम्ल, एंड सो ऑन। ठीक है, वे इसे क्या समझते हो, बता सकते हो? जो आपके दिमाग में है पूरा परफेक्ट, क्योंकि एग्जाम तो नहीं दिए हो लेकिन एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा ही होगा कि अगर एक क्षारकीय वर्ड लिखा हुआ है या द्विक्षारकीय वर्ड लिखा हुआ है या त्रिक्षारकीय वर्ड लिखा हुआ है, इसे क्या समझते हो आप लोग, बोलो। सुनो भाई इधर, बकैती कर रहे बैठे बैठे, सुनो भाई इधर, एक क्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल, त्रिक्षारकीय अम्ल। पहला चीज यहाँ पे देखिएगा कि आपको दिख क्या रहा है भैया, अम्ल। ये चीज तो क्लियर है, ये अम्ल के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्षार वर्ड क्यों इस्तेमाल कर लिया गया है? आप लोगों को मिला होगा भैया आयनिक साम्य क्लास 11, वहां पे पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, समझिएगा। जैसे एक क्षारकीय अम्ल का एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, HCl है, HNO3 भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखो अगर ये आयनीकृत होगा और आयनीकृत होगा तो ये निकालेगा क्या, H+ आयन और Cl- आयन। अगर अर्हेनियस का संकल्पना याद हो, क्लास 10 में भी पढ़े हो, क्लास 11 में भी पढ़े हो आप, तो क्लास 10 और 11 सेम पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसमें लिखा हुआ था कि ऐसे कोई भी यौगिक जो हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। बोल दिया गुरु फटाक से, ऐसा मैंने अर्हेनियस ने बोला था, लेकिन लुईस ने भी एक वर्ड और बोल दिया था। लुईस ने क्या बोला था कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो अम्ल होते हैं, बोला था क्या, याद है ना? तो अगर हम बोले कि धनावेश, धन आवेश होते हैं, सभी धनावेश भैया वो होते हैं हमारे क्या, अम्ल होते हैं। और सभी ऋण आवेश, सभी ऋण आवेश, एकदम ओपनली बात कर रहा हूं, ऋण आवेश जो होते हैं वो होते हैं क्या, बेस होते हैं। याद रखिएगा, कॉमन चीज याद रखिएगा। कभी आपसे कोई ऐसे फटाक से पूछ दे, बताइए NO2 पॉजिटिव चार्ज है, बताइए क्या है, अम्ल है। अगर एक कोई बोल दे कि नहीं NO3 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या है ये, क्षार। तुरंत बोलोगे, एकदम आसानी से बोलोगे। कोई बोल दे कि ये बताओ CH3 पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, अम्ल है, तुरंत बोल दोगे कि नहीं CH3 नेगेटिव चार्ज है, क्या है ये, क्षार है। Cl नेगेटिव चार्ज है, क्या है, क्षार है। ठीक है ना? ये अच्छा,
अच्छा ये मैं नहीं बता रहा हूं, इसको किसने बोला था? लुईस ने यही तो बोला था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। भैया याद रखो, याद करो इस चीज को, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो धन आवेश के पास क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन की कमी ही तो होता है ना। इलेक्ट्रॉन जब उनके अंदर से निकल जाता है तभी तो उनके अंदर धनावेश उत्पन्न हो जाता है ना। तो वही चीज तो कह रहा हूं ना, धनावेश क्या हो गए? अम्ल हो गए, और ऋण आवेश क्या हो गए? बेस हो गए। तो देखिएगा फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने बोला ये देखो, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है? अम्ल है। तो अम्ल है तो यहाँ क्षारकीय वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया? देखिए भैया, इस अम्ल से ये देखो ये क्या बना है? क्षार बना है ना। और ये निकाल कितना हाइड्रोजन रहा है? एक। तो देखो एक क्षारकीय अम्ल है। आया समझ में? इसी तरह से अगर देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे देखो H2SO4 है, यहाँ पे ले लो द्विक्षारकीय में। तो यहाँ पे जब आयोनाइज करोगे तो 2H+ आयन बनेगा और सल्फेट 2- आयन बनेगा। बोलो भाई, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है भैया? हमारा क्षार है, और ये तो अम्ल ही है। और ये देखो दो हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो क्या हो गया? द्वितीय अम्ल हो गया। इसी तरह से देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, H3PO4 है, भैया फास्फोरिक एसिड बोलते हैं इसे, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड है, ये भी जब आयोनाइज होगा तो 3H+ आयन बनेगा और एक फॉस्फेट 3 आयन बनेगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया भैया? अम्ल बोल दिया। आया समझ में? तो आज के बाद ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। कभी भी बोला जाए एक क्षारकीय अम्ल, तो वो अम्ल ही होगा जो लास्ट में। इसी तरह से देखो, अब शॉर्टकट में बताऊंगा कि बताया जाएगा भैया कि एक अम्लीय क्षार, समझ गए? कहने का मतलब अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो NaOH है, क्षार है ना। ये जब आयोनाइज हुआ भैया तो OH आयन निकला एक, और एक निकल गया क्या? सोडियम प्लस चार्ज। और सोडियम प्लस धनावेश क्या होता है? बोलो भाई, अम्ल होता है ना। ये देखो ये अम्ल हो गया, और ये क्या है आपका? क्षार है। कितना निकल रहा है? एक निकल रहा है। तो क्षार के लिए हम लोग यहाँ पे अम्लीय वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह से अगर बात करें देव अम्लीय क्षार की बात करेंगे तो यहाँ देखो कैल्शियम जैसे हाइड्रोक्साइड है, आयोनाइज हुआ 2OH नेगेटिव आयन और कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, ये हमारा क्या बन गया भैया? एसिड हो गया। और ये क्षार तो है, यही कैसा है? और इसी तरह से मान के चलिए बत्ती अम्लीय क्षार की बात कर लें, अगर त्रिअम्लीय क्षार एग्जांपल की बात करें तो AlOH का होल प्राइस है, ये आयोनाइज होगा तो एल्युमिनियम 3+ आयन और 3OH आयन होगा। ये भी क्या है भैया? हमारा अम्ल बना ना। और ये आपका जो है क्षार है, ये त्रिअम्लीय क्षार हो गया। तो ये आपको इतना मैं भले लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि एकदम छोटा सा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, तकरीबन 2004 या 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि एक त्रिअम्लीय क्षार की तुल्यांकी भार क्या होगा यदि उसका अणुभार W है। मुझे वाली क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ पाए क्या बोला मैं? एक त्रिअम्लीय आपका अम्ल है, उसका परमाणु का अणुभार W है, तो बताइए उसका तुल्यांकी भार क्या होगा? बताओ। W/3। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर मिल गया। कई लोग हवाइयां उड़ रही हैं, क्या नहीं समझ में आया क्या? तो बोलना चाहिए ना जोश में था। तो एक बार छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इतना बड़ा लेक्चर देना पड़ा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको दोबारा कभी कहीं नजर आएगा ना भैया, तो बगल में झांकिएगा, याद करिएगा नहीं यार इतना छोटी चीज पे सर ने इतना लेक्चर दे दिया है। तो नहीं बताते हैं भैया, तो बहुत आसान चीजें होती हैं, ये सब 11-12 की चीजें होती हैं, यहाँ थोड़ी ना बताया जाता है। लेकिन मुझे क्वेश्चन कराना है तो मैं इसलिए एफर्ट लगा रहा हूँ। मैं जीरो से, अगर मेरे साथ दोगे तो मैं बोला मैं जीरो से आपको 100 कर दूंगा। ठीक है, बस फॉलो करते रहो मेरे साथ, धीरे धीरे चलते रहो, नोट करो जल्दी से। पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड आपके लिए काफी कीमती है। आने वाले वक्त में अगर मैं बोल दूंगा कि एक क्षारकीय अम्ल है तो वहां मुंह फैला के मत बैठ जाइएगा, अरे यार क्या बोल दिया सर, क्योंकि अब हो चुका है, दोबारा थोड़ी बोलूंगा। जब आऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम में तो वहां पे इन सब चीजों को फिर से इस्तेमाल करूंगा
तो वहां नहीं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। जैसे इंग्लिश में बताता हूं कि दिया हुआ है, जैसे एक वर्ड बोला जाता है मोनोवैलेंट, या बोला जाएगा एक संयोजी। एक संयोजी इसका मतलब समझते हो क्या? बोलो भाई, बिल्कुल आता है, बोल दे। जिसकी संयोजकता, ठीक है, बिल्कुल सही है, एक संयोजकता हो। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो कुछ तत्वों का? हाँ, एक तत्व होता है, ऐसे तत्व, यौगिक नहीं बोल रहा हूं, ऐसे तत्व इसकी एक संयोजकता हो। जैसे क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, मान लीजिए पोटेशियम हो गया। बहुत बढ़िया, एक नंबर जा रहे हो। कि जिनको नहीं आता वो समझ लें कि इसका परमाणु क्रमांक 17 तो होता है, विन्यास लिखोगे 2, 8 और 7 होगा। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो वही इसकी संयोजकता बन जाएगी कि बोलोगे सर इसकी संयोजकता है कितना? एक। वे अगर प्लस माइनस की बात करेंगे तो वो ऑक्सीकरण संख्या होगी, है, वो बताया था आपको। फ्लोरीन है तो इसका 9 होगा, विन्यास क्या होगा भैया? 2 और 7 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको आवश्यकता है, तो इसकी भी संयोजकता क्या होगी? एक होगी। यहां तक अगर बात करें संयोजकता की, तो इसका तो 11 होता है, विन्यास की बात करेंगे तो 2, 8 और 1 होगा। देखो भैया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया जाएगा अष्टक पूर्ण करने के लिए, यहाँ संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पोटेशियम का 19 होता है, विन्यास देखो मैं बोला परमाणु परमाणु भार का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। अभी अगला चैप्टर में तो पूरा धुआंधार इस्तेमाल होगा, तो अगर नहीं याद होगा तो छूटेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, यहाँ पे भी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। लेकिन अगर यही पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? +1 बोलोगे। यहाँ पे क्या बोलोगे? +1 बोलोगे। और यहाँ पे अगर ऑक्सीकरण संख्या की बोल दिया जाए, यहाँ क्या बोलोगे? -1। और यहाँ क्या बोलोगे? -1, है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या प्लस या माइनस हो सकती है, लेकिन संयोजकता हमेशा नंबर होगा, धनात्मक ही होगा, हमेशा धनात्मक, या तो 0 होगी या तो धनात्मक होगी। 0 मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, कीटान, ज़ीनॉन, उनका अष्टक पूर्ण होता है तो वहां पे संयोजकता 0 हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसके अलावा जो होगा वह धनात्मक होगा। इसी तरह से अगर बोला जाए ये द्विव संयोजी, तो कुछ एग्जांपल बता दीजिए हमको। जैसे भैया मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और कुछ बोलो। वेरी गुड। ऑक्सीजन है, सल्फर है ना जी। अगर इसी तरह से बोल दिया जाए त्रिसंयोजी ट्राइवैलेंट, तो 3 होगी संयोजकता। एग्जांपल एल्युमिनियम है, जैसे बोरॉन, हाँ, फास्फोरस है, जैसे हाँ, नाइट्रोजन है इत्यादि। आ रहा समझ में ना? वेरी गुड, नोट कर ले इसे भी। चलो भैया देखो, अब मैं देखो इस क्वेश्चन को कराने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन था, कि अगर डायरेक्ट अगर कराता तो ऐसा नहीं कि कर नहीं पाते, कुछ लोग तो आंसर कर देते, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये क्या है। वही क्वेश्चन को लिख लो भैया, एक त्रिक्षारकी अम्ल का क्वेश्चन लिखे। एक त्रिक्षारकी का अंग्रेजी वर्ड भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ट्राइबेसिक त्रिक्षारकी अम्ल, ब्रैकेट में ट्राइबेसिक एसिड लिखना पड़ेगा क्या? TRIBASIC, ट्राइबेसिक एसिड, ACID, ट्राइबेसिक एसिड का अणुभार W है, तो उसका तुल्यांकी भार क्या होगा? क्योंकि इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत पुराना क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ वो टर्मिनोलॉजी अगर नहीं पता रहता ना तो कई लोग छोड़ दिए इसको भाई उस वक्त में। हो गया, जब आराम से हो गया ना। चलिए चलो आ जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस बनते हैं। देखो भैया, अगर मान
NaOH का, देखो ये अम्ल है, ये क्षार है, इसका रिएक्शन जब कराए तो रिएक्शन कराने के बाद हमारा जो उत्पाद बना NaH2PO4 प्लस H2O बना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका तुल्यांकी भार जो आपका अंडरलाइन है H3PO4, इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, E बराबर क्या होगा, तुल्यांकी भार इसका अणुभार निकालिए फटाक से। और देखिए जैसे जैसे अणुभार निकालते जा रहे हो अणुभार को याद करते जाइएगा। जैसे CO2 बोला कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है 44 बोल दिया, जैसे वाटर है तो क्या होता है हाँ क्या बोल रही है हाँ। इसी तरह से अगर मान के चलो भैया H2SO4 है तो अणुभार कितना होगा नहीं पता है, पता होना चाहिए। हाँ H298 होता है, याद होना चाहिए। H3PO4 का कितना आया 108, H3PO4 का 108 है। देखो लोग ये क्या कर रहे हो बे तुम, हट तो 108 क्यों बोल रही हो, मुझे जोड़ना घटाना में कंफ्यूजन, पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा कि जोड़ने घटाना तुम भी कर लिया करो कभी कभी। कितना आया है 108 आ गया है इतना दहशत लिखी 98 में मतलब कितना 108, मतलब इससे पता चलता है तुमको दूसरे से कितना इन्फ्लुएंस हो जाती है। हाँ भैया कितना आया अणुभार, चमत्कार नहीं होगा भैया, पढ़ना पड़ेगा। नहीं आया पर अणुभार नहीं आया, परमाणु भार आता है, बोलो भाई। क्लास कर करके बैठे हो आपको परमाणु भार याद नहीं है, कितना हुआ मार्क्स कटा के बोलो थोड़ा सा। हाँ निकालिए वो, इसका अणुभार आपने निकाला 98। देखो छोटी छोटी चीज में पढ़ाने वाली चीज नहीं है भाई, सब लेक्चर में नहीं दिया जाता है, जबरदस्ती का रोक लेते हो आप। छोटी सी चीज है अणुभार निकालना, 9th 10th के स्टूडेंट निकाल देते हैं। अगर ओरिजिनली अगर आपको मिला दिया जाए अच्छे स्टूडेंट को 9th क्लास के तो वो आपसे ज्यादा ये सब बता देंगे फटाफट। भैया 98 बटा क्या करो 1 करूंगा, चलो नहीं समझ में आया आपको, अभी आप समझ में आएगा, बाकी क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। ये 4 है, इसको अगर हमने रिएक्शन कराया NaOH के साथ में, यहाँ पे हमको बना Na2H4 प्लस 2H2O बना। यहाँ पे हमने फिर से रिएक्शन कराया H3PO4 से, और यहाँ पे हमने फिर से NaOH से रिएक्शन कराया, और यहाँ पे जो उत्पाद बना ये बना, और फिर वहाँ पे वाटर बना। यहाँ पे तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो तुल्यांकी भार है E बराबर 98/2 है, यहाँ पे जो तुल्यांकी भार है वो 98/3 है। तो क्या वजह समझ में आ रही है क्या, जब आपको हमने सिंपल सा यौगिक दिया H3PO4 दिया ऐसे, तब H3PO4 को ये माना जाता है कि वो 100% आयनीकृत है, यानी उसके सारे के सारे हाइड्रोजन फास्फेट से अलग होके आयोनाइज हो चुके हैं, ये मान लिया जाता है एक यौगिक के अंदर। लेकिन जब कोई आपका रिएक्शन दिया है तो वहां पे आपको कंडीशन कर दिया है, जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि H3PO4 में 3 हाइड्रोजन तो है ना, लेकिन इससे बना हुआ जो उत्पाद है हमारा प्रोडक्ट है, ये देखो ये है प्रोडक्ट। इस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन, कितने विस्थापित हुए हैं, गायब हुए हैं, एक ही हुआ है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन और यहाँ कितने हाइड्रोजन, कितना विस्थापित हुआ है, ये हमने 2 कर दिया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई भी नहीं है, यानी कि सारे के सारे विस्थापित हो गए, तो अपॉन 3 कर दिया है। आया समझ में? तो आपको ऐसा नहीं है कि आप यौगिक देखो अब तुरंत आप टूट पड़ो। अगर यौगिक अकेला दिया हुआ है कि H2SO4 है, H3PO4 है, Na2SO4 है, Na2SO4 है, Na2CO3 है, इस तरह से अगर मान लीजिए यौगिक अकेले अकेले दिया हुआ है और आपसे पूछ ले कि बताइए तुल्यांक के बाद, तो कोई भी चीज को तो आप 100% ही मानते हो ना,
भाई 100% मान के चलोगे तो वहां पे 3 करना पड़ेगा, लेकिन इस रिएक्शन में भी 100% हाइड्रोजन आपके हट नहीं रहे, ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 में से सिर्फ एक ही गायब हो रहा है, 2 वहीं पे एज सच वहीं पे उपस्थित है। आ रहा समझ में? क्लियर हो गया है ना? तो नोट करिए इसको भी। परमाणु भार कैपिटल ए, परमाणु भार यह कैपिटल ए है, अणु भार कैपिटल एम है, तुल्यांकी भार कैपिटल ई है, संयोजकता एन है। तो निम्न में कौन सा संबंध सही है? निम्न में कौन सा संबंध सही है? इसमें पहला ऑप्शन लिखिए ए बराबर एम बटे एन, दूसरा लिखिए चलिए ए बराबर एम बटा एन कर लिया, ए बराबर एम बटा ई, ए बराबर एम बाई ई, तीसरा एम इक्वल टू ए इंटू एन, नेक्स्ट ए इक्वल टू ई इंटू एन। बताया भैया, क्वेश्चन बताएं। इतना देर पढ़ाने के बाद बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। बताइए कौन सा संबंध सही है? दिमाग ज्यादा नहीं लगाइए, जो पढ़े हो उसी को लगा दीजिएगा। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो पागल हो जाओगे, हैं? तो ज्यादा दिमाग नहीं यूज करिए, आसान चीज है, एकदम सिंपल से सूत्र पूछ रहा हूं और क्या। सिर्फ सूत्र पूछ रहा हूं, कोई बता देगा? हाँ जी, कहाँ ए बी सी डी कहाँ दिख रहा है? आंधर होगा। हाँ 4 बोलो 1 2 3 4 लिखा तो बी सी कर रही है। हाँ ये क्या बोल रही है? हाँ चौथा, चौथा भैया, चौथा का सपोर्टर मिल रहे हैं, हमको नहीं पता है, बाकी लोग भी जवाब देना चाहेंगे पीछे से। हाँ जी चौथा, चौथा का ही सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से ब्लैंक हो एकदम। हाँ एकदम ब्लैंक हुई पड़ेगी वो। चौथा इधर से, चौथा ना, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, चौथा ही होगा। अरे भैया फार्मूला अभी तो बताया था कि तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार या अणु भार बटे n बताया था संयोजकता, तो यही वाला तो फार्मूला होगा, बाकी फार्मूला थोड़ी, फार्मूला तो पूछ रहा हूँ, सूत्र पूछ रहा हूँ, नहीं बता पा रहे हो, गंदी बात है ना। तो सूत्र को अभी हमने बताया था, उसी सूत्र को यहाँ पे हम लोग साइन के जरिए पूछ रहे हैं, तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। दिमाग खोल के बैठिए, जो लोग जवाब दे रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लास में पकड़ बनाइए भाई आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रैकेट में SO2 में सल्फर का तुल्यांकी भार, सल्फर का तुल्यांकी भार 8 है, 8 है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में सल्फर का तुल्यांकी भार क्या होगा?
लगाइए दिमाग को बढ़िया तरीके से। कल ये क्वेश्चन दूसरे क्लास में पूछा था ना, जवाब दे दिया था भाई, फटाक से बोला था सर ये होगा, आंसर आ गया था भाई। कल जुलाई में लेक्चर दिया था ना, तो वहां पे मुझे मिल गया था आंसर इसका। लगाइए दिमाग लगाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने से भी दिक्कत आ जाती है, तो सोचने समझने का जो कला होती है वो रुक जाती है। इसमें जितना टाइम लेना हो आप टाइम लीजिए। साइलेंट हो रहे हो भाई तुम दोनों को, साइलेंट चुप्पी खतरनाक, साइलेंट नहीं होना है, तो साइलेंट हो रहे हो मैं देख रहा हूँ, और नहीं है बोल रहा। रात अगर अच्छी पढ़ाई करके सोओगे अगले दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। साइलेंट होना खतरनाक है भाई, बार बार कह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन लिखा है कोशिश करो कहाँ लिखा है क्वेश्चन, तुम अभी इसी में लिख रही हो और कहाँ तुम्हारी ओरिजिनल नहीं किया करो भाई, इतना टाइम नहीं रहता है ना, यही तो ओरिजिनल क्लियर करोगी। 16, चलो भाई एक आंसर आना शुरू हो गया है, फिर ये 16 मुझे नहीं पता है, जो आप ऑप्शन बोलोगे वही ऑप्शन लिख देंगे। एक आंसर आया 16, अच्छा लगा, सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब जवाब तो दिया, ये होना चाहिए। कोशिश करने के बाद एक आंसर आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा क्या आंसर होगा, गलत आंसर होगा, फिर हम उसको सही करेंगे ना, कम से कम उससे ये आइडिया लगेगा कि आपने गलती कहाँ किया। अगर बिल्कुल आप करोगे ही नहीं, डायरेक्ट आप आंसर को उम्मीद करोगे ना, तो वो दिमाग में थोड़ी रुकेगा। पहले आप कोशिश कर लीजिए, अनाप शनाप जो भी दिमाग लगाने लगा लीजिए, तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा गलत हो जाओगे, कि जब मैं बताऊंगा तो आपको अरे हाँ यार ये गलती मैंने यहाँ पे कर दिया था, तो उसको करेक्शन करोगे ना, तो वो काफी लंबे समय तक आपके दिमाग में रह जाएगा। करिए करिए कोशिश करिए। ओके एक दूसरा भी ऑप्शन आ रहा है, बोले हैं 10, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, बोलो भाई तुम दोनों बोलो। 40 मैं पूछूंगा तब जवाब दोगे यार, इतना टाइम में क्या, पहले मैं लिखूं फिर आपसे पूछूं, फिर आप सॉल्व करके बैठे रहो चुप्पे से, फिर मैं आपसे बोलूं आपने किया तो बोलो हाँ सर ये किया। ये नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी है यही अकेले क्वेश्चन है, अगर इसको जल्दी जवाब दोगे तो 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, देर में जवाब दोगे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। हाँ भैया चलो एक ऑप्शन और आया 8, ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे तुल्यांकी भार कितना है 8 है, कैसे 8 आया होगा पहले वो समझ लीजिए। कि हम ये बताना चाह रहे हैं, हमको तो डायरेक्ट इसमें निकालना है तो डायरेक्ट ये निकाल देंगे, लेकिन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का तुल्यांकी भार 8 बोला गया है, तो 8 आया कैसे हुआ होगा, तो टिप ये है कि तुल्यांकी भार बराबरे परमाणु भार, सल्फर अकेले परमाणु के रूप में है कि नहीं है, बोलो जी, तो परमाणु भार लेंगे बटे वहां पे जो उसकी संयोजकता होगी या जितने इलेक्ट्रॉन का स्थलांतरण हुआ होगा, देखो परमाणु भार कितना होगा इसका 32, और सल्फर डाइऑक्साइड में देखो कितने इलेक्ट्रॉन का स्थलांतरण हुआ होगा, देखो इसको -2 1 का 2 का 4, तो इसका 4 हुआ होगा, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया गया है, कितना आया है 8, ये देखो ना 8 आया है ना, ये तो मैंने आपको कैसे 8 आया वो बता देना, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग तुल्यांकी भार की बात करेंगे तो सल्फर का तो परमाणु भार 32 ही होगा, बोलो भाई, लेकिन यहाँ पे देखो भैया कितना होगा इसका, एक मिनट गड़बड़ा रहा है क्या, क्वेश्चन यही था ना, तो सल्फर
अपना 32 ही है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, 2। भाई 2 ही तो लेता है ना, बताया था ना अभी। तो यहाँ कितने हैं, 6 लेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का हुआ होगा। तो E बराबर हो जाएगा 32 को अगर काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 के 6, यानी कि ये हो जाएगा भैया 16/3। और आंसर जो आया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था ना, वहां ऑप्शन दिया हुआ था 8 × 2/3। क्योंकि ऑप्शन अगर मैं लिख देता तो और भी गड़बड़ा जाता आपको। यहाँ देखो यही चीज को ऐसे लिख के दिया हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत पुराना है, पूछा गया है। ऑप्शन है 8 × 2/3, ऑप्शन है 8 × 3/2, ऑप्शन है 8 × 2/3, ऑप्शन है 2 × 3/8, 4 ऑप्शन थे। तो आपको देखो 16/3 है, तो इसे क्या लिख सकते हो, 8 × 2/3 ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों सही है, या आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, जो कि किसी का भी आंसर सही नहीं है। नोट करो। हो गया, जल्दी करें जल्दी करें। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन चलिए, बोलो। हाँ लिखिए, सल्फर के 2 क्लोराइड, सल्फर के 2 क्लोराइड में लिखो SCl2 तथा H2Cl2 है। SCl2 का तुल्यांकी भार, SCl2 का तुल्यांकी भार 16 है। तो H2Cl2 का तुल्यांकी भार क्या होगा, बताइए। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मॉलिक्यूल चेंज हो गया है, क्वेश्चन सेम है। बताइए, क्वेश्चन एकदम सेम है, सिर्फ मॉलिक्यूल चेंज हुआ है। बताओ जल्दी से, क्या लिखूं, तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखूं भाई, हाँ मैं क्या लिखूं बताओ, हाँ 32/4 और आंसर क्या आ गया 8। बोलो भाई सहमत हो सब लोग, 4 होगा पक्का, बोलो। हाँ अच्छा, नोट करने लगे कई लोग, ये मैं जो लिख दिया हूं इसको नोट करने लगे, बस यही है सही। अरे भैया नोट नहीं, वो तो अपना आंसर बताया है, गलत है वो। हाँ क्या किया आपने बताइए, 32/2 क्यों, गलत। और बोलो, आप लोगों को निकालना ही नहीं आ रहा कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। वे आक्सीकरण संख्या निकालना आता है क्या, अरे यार इसका देखिए, 2 1 का -1 होता है, 2 का -2 होगा। अरे ऐसे नहीं लिखे हो, 2s कर दो, 2cl कर दो बराबर 0 कर दो। तो यहाँ पे 2s कर दोगे, 2 × -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 + 2s बराबर +1, यानी सल्फर का यहाँ पे एक सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। भैया टोटल अगर बोला जाए 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो लेने वाला तो क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है ना, बोलो। तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन सल्फर भी तो 2 है ना, तो एक सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन देगा। और 4 इलेक्ट्रॉन किसको देगा भाई, 2 तो क्लोरीन ले, 2 कहां जाएगा, उड़ा देगा हवा में। ले ऐसे क्या ना, लाइक नहीं तो दिमाग भी चलाओ ना। चलो कैलकुलेशन नहीं आता है तो कम से कम दिमाग तो चलाइए ना, कि यार 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, सल्फर 2 है, तो अगर एक सल्फर 2 देगा, दूसरा भी 2 देगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन तो भैया 2 ही लेगा, तो 2 कहां जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक सल्फर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनेगा E बराबर होगा 32/1 और आंसर क्या होगा 32 होगा। आ रहा समझ में जो, हाँ
दिमाग यूज करो। कैलकुलेशन अगर नहीं आता है तो दिमाग भी यूज करना सीखो। इलेक्ट्रॉन का लेना देना पहचानो। चलो 5 मिनट का टाइम है, थोड़ा कुछ और बता देता हूं। ये तो हमने कैलकुलेशन बता दिया है। कुछ विधियां भी हैं तुल्यांकी भार की गणना करने के लिए, हम उन विधियों की बात करेंगे। तो डालिए हेडिंग, तुल्यांकी भार गणना करने की विधियां। तुल्यांकी भार गणना करने की विधियां। जैसे पहले लिखो भैया हाइड्रोजन विस्थापन विधि। तो समझिएगा इसमें क्या होता है। इसमें देखो देखो भैया आपका यौगिक होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो तो दिया जाता है, इसको एसिड मान सकते हैं। एसिड होता है और एसिड के साथ में हम लोग धातु की अभिक्रिया जब कराते हैं ना, तो यहाँ एक यौगिक दूसरा बनता है जो हाइड्राइड होता है। मान के चलिए यौगिक दूसरा होता है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसके लिए एक फार्मूला, रेडीमेड फार्मूला है, कहाँ से आया है वो ज्यादा चक्कर मत पड़िएगा, उससे फार्मूला दिमाग बिठा के रखिएगा कि अगर यहाँ बोल दिया जाए कि धातु का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार, कोई भी धातु इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखो सोडियम है H हो गया, या आपका मैग्नीशियम है H2 हो गया। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये सारे सारे धातु है कि नहीं है, बोलो। और साथ में क्या है, हाइड्रोजन है कि नहीं हाइड्रोजन है। तो इसे एक वर्ड में बोल दिया जाता है भैया धातु हाइड्राइड। तो किसी धातु हाइड्राइड में हम लोग धातु का तुल्यांकी भार अगर गणना करना है सिर्फ धातु का, उसके लिए बता रहा हूं मैं कि धातु का तुल्यांकी भार बराबर यहाँ पे होगा धातु का भार बटे हाइड्रोजन का भार, और हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना होगा 1। इसे होता है 1.008 लिखा जाता है। जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा मत जाइएगा, तो फिलहाल आप 1 याद रखिएगा। ये आपका फार्मूला हो गया किसमें, धातु के हाइड्राइड में धातु का तुल्यांकी भार की गणना करने के लिए। बोलो समझ आया। चलिए नोट करिए, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। H2 गैस भैया ग्राम नहीं है, H2 गैस लिखा हुआ, ग्राम लिख रही हो तुम तो। भैया नोट कर लिए, हो गया। फास्ट 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 टाइम हो चुका है, जल्दी करें। देखो धातु हाइड्राइड का भार, क्वेश्चन लिखो भाई, क्या देखने पेन रख के आराम बैठ देख रहे हो, कुछ मिला होगा जितना। धातु हाइड्राइड का भार 0.84 है, 84 ग्राम है, 0.84 ग्राम है। यदि 0.04 ग्राम 0.04 ग्राम हाइड्रोजन उपस्थित हो तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। याद रखिएगा भैया, धातु हाइड्राइड में ही निकालते हैं धातु का तुल्यांकी भार। धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए, तुरंत बताइए। बोलो भाई जल्दी बोलो, इतना टाइम चलो, उड़ा भाग नहीं कर पा रहे हो क्या, जल्दी से बताओ। कोई एक लोग बोलो, फटाक से आंसर बताऊंगा। 0.1। चलो ऑप्शन लिखो, तो ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, ऐसे बताते रहोगे ना ऑप्शन आप।
ऑप्शन लिखो 80 पहला, दूसरा लिखो 40, तीसरा लिखो 20, चौथा लिखो 60। 80 40 20 60। चलो अब बताओ, अब आपको पता चल गया होगा। आधे लोग कैसे सरेंडर कर देंगे, ऑप्शन देख के 80 40 20 60 में से क्या होगा। बीस। कैसे? आंसर तो 21 आ रहा था, 20 क्यों बोल दे रहे हो? हाँ? नहीं, ऑप्शन में तो आपका तो आंसर तो 21 आ रहा है, अब 20 क्यों बोल रहे हो? हम जान रहे हैं, बिना कॉपी देखे आपकी गलती पकड़ रहे हैं। 20 आ रहा है कि 21 आ रहा है? 21 आ रहा, तो 20 क्यों बोल दिए? आप गलती कहाँ कर रहे हो, हम जान रहे हैं। सुनो जरा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है धातु हाइड्राइड दिया है ना, जिसका मान दिया है 0.84 ग्राम दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस का जो भार दिया हुआ है वो दिया है कितना, 0.04 ग्राम दिया हुआ है। जब आपने फार्मूला देखा, सुनो जब ध्यान दो, जब आपने फार्मूला देखा कि धातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार बटे हाइड्रोजन का भार है, यहाँ धातु का भार कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? आपको तो धातु के हाइड्राइड का भार दिख रहा है ना, तो आप यहाँ निकालो कि सर धातु का जो भार होगा, तो इसमें से हाइड्रोजन को गायब कर देंगे तो धातु निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0.84 माइनस 0.04, अरे भैया इस धातु हाइड्राइड में से इसको मैं गायब कर लूं तो क्या बचेगा फिर? तो यहाँ पे देखो 0.8 आया, ये आया। अब इसको वैल्यू यहाँ पे रखो, तो धातु का भार आया सर 0.84 बटे ये आया 0.04 आया, 20 आएगा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू। ये 21 निकाल के रख रहे हो ना, 20 ही आएगा। माइनस किए थे माइनस, नोट करो। इसी तरह से देखो भैया, अगर मान के चलिए दूसरा विधि लिखिए, ऑक्साइड निर्माण विधि, दूसरा लिखिए ऑक्साइड निर्माण विधि। इसमें क्या किया जाता है, देखिए जो तत्व होता है, तत्व को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा के उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, तत्व ऑक्साइड में। ये इसके पीछे फंडा होता है, ठीक है। जो भी आपका तत्व का निकालना होता है तुल्यांकी भार, वो तत्व लेते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके ऑक्साइड में। तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा कि तत्व का तुल्यांकी भार बराबर है, सेम वैसे फार्मूला बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, तत्व का भार बटे, अब यहाँ पे किसका ले भार, हाँ ऑक्सीजन का भार ले लेते हैं, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे क्या ले लेंगे फिर, बोलो 16 ले लेंगे, कहा लेंगे 8 से, क्यों? क्योंकि तुल्यांकी भार 8 होता है, 16 कब पढ़ोगे, जमीन चाट लोगे। 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद बताया था ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना, हाँ पूरा पढ़ाने के बाद 16 और 8 कर रहे हो, 8 होगा कि नहीं होगा, नोट करो इसको। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाया जा सकता है, 2 घंटा पढ़ाओ उसके बाद उसी को पूछ लो तो मनमानी अपना ही आंसर करना है, क्या मतलब इतना देर पढ़ने का। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक तत्व के ऑक्साइड में, अबे ये बोर्ड कहीं लेके नहीं जाऊंगा, बोर्ड रहेगा, जगह छोड़ के लिखो। एक तत्व के ऑक्साइड में 20% 20% ऑक्सीजन उपस्थित है, तो तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा। तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा।
करना है। आज पहला दिन है, फिक्र ना करें, धीरे-धीरे आएगा। आया कितना 32 आंसर बदल गया, दो ऑप्शन मिल गए भाई हमको तो। चलो मैं देख लेता हूं भाई ऑप्शन। एक आया 40, एक ऑप्शन आ रहा है 32। मुझे नहीं पता है, आप जो बोलोगे ये ऑप्शन बना दूंगा। केमिस्ट्री में फ्लॉ हो ना, कोई रिस्पांस नहीं आता है। उधर बताओ भैया बॉयज, भैया तो तुम इतना सोच तो हो गई हो, तो जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम्हें जवाब देना चाहिए ना। सीरियस नहीं रहा करो, ज्यादा एकदम थोड़ा कूल माइंड से रहा करो, ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं पढ़ो। जो पढ़ाया जाए उसको पकड़ो, फटाफट उसी मिनट खूब पढ़ो जाके। क्या जवाब दो, दिया क्या है? डाटा पढ़ो बार बार, जब क्वेश्चन ना समझ में आए ना भैया तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दिया है बोलो? हाँ, अपने मन में पढ़ो, बार बार दिमाग लगाओ। फार्मूला है, फार्मूला पढ़ो, उसको पढ़ो। हाँ, दिमाग लगाओ। हाँ तो वही करो, घंटे लगाओ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि वहां पे दिया हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आप लोग बता पा रहे हो जी। ऑक्सीजन कितना परसेंट दिया है? 20% दिया है। अब धातु का ऑक्साइड है ना, बोलो भाई, धातु के ऑक्साइड में धातु और ऑक्सीजन की अगर बात कर ले तो ऑक्सीजन कितना है? 20% है, तो धातु कितना होगा? 80% होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही परसेंटेज भार बन जाएगा। तो आप देखो तत्व का भार कितना है? 80, और ये है 20 है, थोड़े 8 हो गया, 8 तो कितना हो जाएगा? 20 को 80, 8 चौक 32। ये वाला आंसर सही है। वेरी गुड, बढ़िया। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, पता नहीं क्या आप लोग दिमाग लगा रहे हो। तो आप थोड़ा सा और देखते जाओ यार, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। बाकी तुमसे खुश नहीं हूं मैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही करते। तो हो गया, दर्द में भी क्या हो गई? किस्मत उसको नहीं होता भाई, मेहनत से ही किस्मत बनता है। ठीक है, देखो कोई भी डाउट हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमको 4-4 चैप्टर में इस्तेमाल करना है। अरे 2-3 मीडियम में तो भरपूर इस्तेमाल करना है। नार्मता वाले में तुल्यांकी भाव वहां इस्तेमाल करेंगे, तुल्यांकों की संख्या फैराडे के नियम बताएंगे, वहां पे इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो कई जगह पे इस्तेमाल करना है तुल्यांकी भाव को, इसलिए एकदम बहुत प्रैक्टिस करके आइएगा। और इनको थोड़ा बहुत दिक्कत उत्तर है ना भैया, उसको दिल में मत रखिए, आप तुम्हें पूछिए फिर से, क्योंकि आना चाहिए। जैसे अणु भार में मतलब परमाणु भार होगा, चिल्लाता रहता हूं और आप नहीं बताते हो, तो जो नहीं बता रहे वो खत्म है, एलिमिनेट है। अब आपको नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगले बार में चैप्टर को थोड़ा सा बढ़िया खत्म करके मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अब इनको परमाणु भार, परमाणु क्रमांक नहीं याद है तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। जो नए लोग हैं, तुम्हारे पास 4 से 24 घंटे का टाइम है, 1 से लेकर 30 तक 1 से 30 तक याद कर लीजिए। तो इनको नहीं आ रहा समझ में, आगे बाहर आके